नमस्कार, बहुत स्वागत न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं ललित प्रजापति, साथ में आनंद प्रजापति। तो आज दरअसल E3 जो कंट्रीज़ हैं या E3 जिन्हें शॉर्ट में कहा जाता है और यूएस, इन्होंने ईरान पर प्रतिबंध लगाए हैं। लेकिन क्या ये जो प्रतिबंध हैं ये बूमरैंग की तरह वापस तो नहीं आ जाएंगे? ये इन्हीं को तो नुकसान नहीं कर देंगे? और क्या इसके पीछे सामाजिक, आर्थिक, और अब मैंने पहले भी अपने वीडियो में कहा है कि अब दुनिया तकनीक में इतनी छोटी हो गई कि हर चीज़ का असर हर किसी पर पड़ता है। आज आनंद के ज़रिए यही समझेंगे कि ये जो प्रतिबंध लगाए गए, नंबर एक, इनके आर्थिक क्या होगा, राजनीतिक क्या होगा, किस तरह से ये इन्हीं के लिए नुकसान कर सकते हैं, इस पर आज पूरी चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्रतिबंध लगे और ये समझाइए कि किनका किस तरह से नुकसान होगा और कहीं ये इन्हीं कंट्रीज़ पर बूमरैंग की तरह वापस तो नहीं आ गया ये। बिल्कुल, देखिए दरअसल क्या हुआ है कि जो ईरान पर नए प्रतिबंध दोबारा जो लगाए गए हैं एक तरीके से 27 सितंबर को, वो E3 के प्रस्ताव के बाद से लगे हैं। क्योंकि ईरान हमेशा से ये कहता रहा है कि 18 अक्टूबर को स्नैपबैक मैकेनिज़्म यानी JCPOA के तहत जो प्रतिबंध लगे थे वो शून्य हो जाएंगे और ईरान पर कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। E3 एक प्रस्ताव लेकर के आता है और UN में एक तरीके से उसमें वोटिंग होती है इस प्रस्ताव पर, और उसमें E3 एक तरीके से वहाँ पर जीतता है और ईरान के पक्ष में 4 ही देशों का वोट पड़ता है और वहाँ पर एक तरीके से ईरान की करारी हार होती है। लेकिन यहाँ पर जो नए प्रतिबंध लगे हैं, तो क्या ईरान पर जो दोबारा से जो उसी को प्रतिबंध दोहरा दिया गया है, तो क्या ये प्रतिबंध से US और E3 देशों को नुकसान पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा, इस पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि यूरोप की E3 ने जो ये प्रस्ताव लाया था, तो यही लाया था कि ईरान के न्यूक्लियर कार्यक्रम को रोका जा सके। तो वो तो रोका जाएगा इस प्रतिबंध के तहत, लेकिन यूरोप अर्थव्यवस्था जो है ये ईरान से जो तेल व्यापार आयात होते हैं उस पर निर्भर रही है। तो कहीं ना कहीं यूरोप पर ये प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उसमें साफ साफ इस प्रतिबंध में लिखा गया है, जो पॉइंटर्स है उसमें जो पॉइंट पे प्रतिबंध लगे हैं कि भाई ईरान बैलिस्टिक मिसाइल नहीं बना सकता है, ईरान न्यूक्लियर परमाणु कार्यक्रम या परमाणु प्रोग्राम नहीं चला सकता है, परमाणु बम नहीं बना सकता है, और ईरान तेल का आयात निर्यात नहीं कर सकता है। और कई बैंक के उनके जो थे एक तरीके से उसको भी फीस कर दिया गया है, इंटरनेशनल, बिल्कुल हाँ। तो कई वैश्विक यात्राएं जो है उस पर प्रतिबंध लग चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ईरान पर जो है वो दबाव तो बढ़े हैं, लेकिन इस प्रतिबंध से US को, यूरोप देशों को भी और अमेरिका को भी नुकसान पहुंचने वाला है। तो ये पहला, मैं साफ बोल देगा कि अब मैं IAEA को भी नहीं आने दूंगा। हाँ, तो ये पहला जो है वो सुरक्षा के अगर नज़रिए से देखा जाए तो ईरान के न्यूक्लियर हथियार बनाने की जो क्षमता सीमित हो जाएगी, है ना। लेकिन मिसाइल ड्रोन निर्यात जैसे कि रूस को रोकने का इस पर प्रयास है। तो E3 को शांति और सुरक्षा की नीति जो है वो मजबूत नज़र आ रही है इसमें। लेकिन नुकसान की अगर बात किया जाए तो ईरान IAEA सहयोग को रोक सकता है, जैसा कि पहले भी जब 25 जून को हमला किया था इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर, तो उस समय IAEA को बाहर का रास्ता ईरान ने दिखा दिया था। तो ये भी संभावनाएं हैं जिसमें यूरोप के लिए न्यूक्लियर खतरे को बढ़ावा एक तरीके से, यानी कि IAEA को अगर वो बाहर का रास्ता दिखा देता है तो कहीं ना कहीं जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है या फिर न्यूक्लियर खतरा जो बना हुआ है यूरोपीय देशों को, वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। तो दूसरी बात, और राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए तो उसमें क्या है कि JCPOA की रक्षा अमेरिका के साथ गठबंधन मजबूत, और UN में रूस चीन का प्रस्ताव विफल। तो कहीं ना कहीं रूस चीन तो चाह रहा था कि भाई ये जो प्रस्ताव लाया, पहले तो उसको अवैध करार दे दिया गया है रूस और चीन के माध्यम से, जिसमें इसमें आप देखे होंगे कि इसमें पाकिस्तान भी पक्ष में वोट किया था ईरान के, लेकिन ये विफल नज़र आते हैं क्योंकि 9 देश जो थे वो ईरान के समर्थन में थे। और अगर आर्थिक रूप से देखा जाए, ये तो हो गया सुरक्षा के नज़रिए से, मैंने आपको बताया, अगर और राजनीतिक तौर पे हमने बताया। अब आर्थिक अगर नज़रिए से देखा जाए तो तेल में कीमतें जो स्थिर हैं, एक तरीके से वहाँ पर वैश्विक दबाव बढ़ जाएंगे ईरान के तेल निर्यात पर, बिल्कुल। और नुकसान जो है यूरोपीय कंपनियां जो हैं, क्योंकि जो यूरोप देश लगाया है, फ्रांस, जर्मनी, UK, बाकी और सारे अन्य जो देश हैं, उनकी कहीं ना कहीं ये परेशानी बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर ईरान से तेल व्यापार अगर नहीं होता है, क्योंकि जो यूरोप की कंपनियां हैं ईरान से एक तरीके से ईरान को खो सकती है, क्योंकि ईरान जब प्रतिबंध लग गया तो जाहिर सी बात है वो खुल करके तेल तो निर्यात आयात कर सकते नहीं हैं। तो
कुल मिलाकर के ऊर्जा संकट भी बढ़ सकता है इसको लेकर के। और अगर मैं यूरोप का बात कर रहा था, अभी अमेरिका पे तो गया ही नहीं अच्छा, है। ये शॉर्ट टर्म में जैसे आनंद बता रहे हैं तो मोटा मोटी ऐसा समझा जाए कि भाई जैसे हो जाता है ना, जब आप किसी को बहुत ज्यादा मार देते हैं तो बद्दड़ हो जाता है, फिर उसे मार का असर पड़ता नहीं है, या जिसे हम बोलते हैं छुट्टा सांड। तो शुरुआत में तो यूरोप के लिए बड़ा अच्छा लग रहा है, यूरोप को लग रहा है हमने दबाव बना दिया, हाँ। पर आपका पूरा धंधा तो उसके तेल पे चल रहा है। अगर आपने थोड़े मोड़े समय में अगर ये समस्या नहीं सुलझती है तो आपके धंधे पर तो चोट पड़ेगी, क्योंकि कच्चा मटेरियल और जो ईंधन है उसकी सप्लाई ही ईरान करता है। तो अब अगले पॉइंट की तरफ चलेंगे। ये आनंद अभी समझा रहे थे जो E3 जिनका हम बार-बार जिक्र बिल्कुल, कर रहे लेकिन हैं। एक पॉइंट और है जो इम्पोर्टेंट है। यूरोप नहीं चाह रहा था कि, मतलब एक तरीके से प्रतिबंध तो चाह रहा था कि भाई प्रतिबंध लगे, लेकिन वो थोड़ा ईरान को समय देने का एक प्रस्ताव भी रखा था, एक्सटेंशन ऑफर दिया था ईरान को कि आप 6 महीने का आपको समय देते हैं और कुछ इस पर विचार करते हैं, क्योंकि डील वाला जो मामला चल रहा था ईरान और अमेरिका के बीच, शायद वो डील बन नहीं पाई। और ईरान ने इस प्रस्ताव को भी एक तरीके से स्वीकारा नहीं था, उसको अस्वीकार कर दिया था ईरान ने। तो कुल जमा यही है कि आने वाले समय में अगर इस तरीके से लंबा जो प्रतिबंध लगा वो लंबे दिनों तक रहा तो यूरोपीय देशों को भारी नुकसान सबसे हो ज्यादा सकता है। यूरोपीय होगा, बिल्कुल। इसमें यूके भी है लेकिन उनके नुकसान कमतर हैं। इस यूरोपीय कंट्रीज को, फ्रांस को, इन्हें ज्यादा जर्मनी नुकसान को इससे होगा, बिल्कुल जर्मनी को। एक जो अगला एंगल है वो है अमेरिका। ये हर जगह अमेरिका हर जगह मौजूद है, हर फटे में इसकी टांग डली हुई है। खैर, अमेरिका के लिहाज से इसे समझेंगे, नफ़ा नुकसान के लिहाज से, है ना? बिल्कुल, अमेरिका के अगर देखा जाए तो जो JCPOA का प्रस्ताव 2015 में ये ओबामा की सरकार जो लेकर के आई थी, उसमें क्या होता है कि जब ओबामा की सरकार चली जाती है तो ये जो पूरा प्लान बनाया गया था JCPOA, इससे वो अमेरिका बाहर निकल जाता है और एक मैक्सिमम प्रेशर चला रहा है ईरान पर अमेरिका, जिसमें वैश्विक दबाव भी ईरान पर बन रहे हैं। तो ईरान अमेरिका और इस मामले को लेकर के अभी जब स्नैपबैक मैकेनिज़्म 18 अक्टूबर से लागू होने थे और हालांकि E3 के प्रस्ताव के पहले भी बहुत सारे बैठक ईरान और अमेरिका के बीच हुए हैं, वार्ता हुई है, परमाणु वार्ता, लेकिन वो विफल रही है। अब अगर सुरक्षा के नज़रिए से अगर देखा जाए तो अमेरिका को क्या नुकसान होगा, क्योंकि अमेरिका के साथ साथ हम इजराइल को भी जोड़ेंगे, बात ईरान की हो रही है। तो ईरान के जो प्रॉक्सी हैं, हिजबुल्ला है, हमास है, हूती हैं, तो कहीं ना कहीं इन पर दबाव बनेंगे और इजराइल कभी भी नहीं चाहेगा कि जो उनके प्रॉक्सी है, जो इजराइल के सीमा से सटे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो मजबूत होंगे। उसको रोकने के लिए अमेरिका तो अपना प्लान बनाया ही है और आप देखे भी होंगे कि जून में हमला भी किया था। लेकिन अगर जून 2025 के हमले को अगर हटा दिया जाए तो अमेरिका जो है और इजराइल जो है, अगर प्रॉक्सी उनके मजबूत होते हैं, क्योंकि अगर प्रतिबंध लग गए हैं और ईरान इसको अगर अस्वीकार करके IAEA को बाहर का रास्ता दिखा देता है तो कहीं ना कहीं जो प्रॉक्सी हैं उनके और मजबूत होंगे, क्योंकि रूस और चीन और नॉर्थ कोरिया उनके समर्थन में खड़े हैं। तो 2025 में हमलों में आप ये भी देखें कि कैसे न्यूक्लियर साइट्स को नष्ट करने का भी अमेरिका ने दावा भी किया था। कुछ फोटोज भी आए थे कि ये ऐसे हैं जो ईरान के जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उसको ख़त्म कर दिया गया है। और अगर अब नुकसान के नज़रिए से देखा जाए तो फ़ायदे का बता दिया आपको, नुकसान के देखा जाए तो ईरान NPT छोड़ सकता है, या फिर वही बात हो गई कि अब ठीक है, तुम लोगों ने तो मुझे मार ही दिया, मैं जाओ, या न्यूक्लियर दौड़ जो है वो तेज कर सकता है, यानी कि जो बनाने वाली जो परमाणु बम बनाने की बात कर रहा है ईरान, क्योंकि अभी आप पहले भी देखे होंगे कि 70 जो सांसद थे ईरान के, वो लिखित पत्र दिए हुए हैं खामनेई को कि हमें, यानी कि ईरान को ज़रूरत है परमाणु बम की और बनाना चाहिए, ऐसा है। हालांकि आयतुल्ला अली खामनेई और ईरान के जो राष्ट्रपति हैं मसूद पेजेश्कियान, उन लोगों ने साफ बोल दिया कि ईरान परमाणु बम बनाने के पक्ष में नहीं है। बिल्कुल। तो बिल्कुल अब एक फाइनल कमेंट अगर दोनों के लिहाज से देखा जाए कि मुझे तो ऐसा लगता है कि ये फायदा कम, मतलब तात्कालिक फायदा है कि भैया हम गुंडे साबित हो गए, मोहल्ले में हमारा बड़ा रसूख चल रहा है, हम किसी भी कॉलर पकड़ लें, इस तरह से अगर कहा जाए। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये दोनों देशों को नुकसान पहुंचे। ये फाइनल कमेंट मुझे आपका आनंद इस पर चाहिए। बिल्कुल, दरअसल क्या है कि इसमें देखिए E3 ने जो प्रस्ताव लाया उसमें फ़ायदे अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इजराइल और अमेरिका को फुल फ़ायदे मिले हैं, क्योंकि
प्रस्ताव तो E3 ने लाया था, और आपको पता है कि JCPOA की और तरफ से दबाव अगर डील का बन जाएगा अमेरिका से। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अमेरिका जो है वो आप देखे होंगे कि ओमान में भी बैठक चल रही थी परमाणु वार्ता ईरान और इससे अमेरिका से, तो शायद 2-3-4 राउंड बैठक हुई थी, लेकिन उसी दरमियान जो बैठक होने वाली थी उसी के एक दिन पहले इजराइल हमला बोल देता है ईरान पर, तो सारी बैठकें निरस्त कर दी जाती हैं। और अगर JCPOA की बात अगर हम लोग कर रहे हैं तो थोड़ा सा हम लोग को और इस पर विस्तार देना चाहिए कि JCPOA जो स्नैपबैक मैकेनिज़्म है वो लागू होने से ईरान को क्या नुकसान हो रहे हैं, क्योंकि जो रियाद है उनके जो करेंसी है वो अभी बहुत ज़्यादा मतलब कि निचले स्तर पर चल रहा है, यानी भारी नुकसान है। आर्थिक नज़रिए से देखा जाए तो ईरान को बहुत भारी नुकसान हो रही है। और जो कुछ प्रतिबंध ये जो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, या फिर अगर आप देख लीजिए परमाणु प्रोग्राम जो वो चला रहे थे, क्योंकि IAEA जो है वहाँ पर निरीक्षक उनके पहुँच चुके हैं, लेकिन कुछ जगहों पर जो ठिकाने हैं वहाँ पर उनको अनुमति नहीं दी गई ईरान की तरफ से कि आप निरीक्षण कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमने इसे डिकोड करने की कोशिश की है कि शुरुआत में ऐसा लग रहा है कि भाई चलिए जो उस पर प्रतिबंध लगा दिए गए, क्या वाकई वो उसे काबू में कर सकते हैं? पर हमें ये नहीं भूलना होगा कि रशिया और चाइना उसके अघोषित मददगार हैं, जो भले ही सामने ना आए पर सारी तकनीक से लेकर और तमाम चीज़ों से मुहैया करवाते हैं। इसी तरह से आसान तरीके से हम आपके लिए जो जियोपॉलिटिक्स है उसे डिकोड करते रहेंगे। फिलहाल हम दोनों को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।